रहमान रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 7 मार्च और पाकिस्तान में जुमे की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। आज की सबसे पहली बड़ी और बॉम्बशेल स्टोरी, अपने जजेस के बाद अपने ही ब्यूरोक्रेट्स, और जो ब्यूरोक्रेट्स अपने नहीं वो हमेशा के लिए फारिग। जी हां, यह है नई स्ट्रेटजी, यह है नया प्लान, यह है नई साजिश और यह है नया वार शरीफ खानदान का और चौधरी निजामुद्दीन का अब ब्यूरोक्रेसी के ऊपर। जी हां, आपने पिछले चंद महीनों के अंदर यह तो देख लिया कि पाकिस्तान की अदलिया के साथ क्या किया गया। जहां जहां कोई आजाद मंश जज मौजूद था उसको चुन चुन कर निशाना बनाया गया और 50 के करीब नए जजेस लगाकर हर जगह पर अपने जजेस को भर लिया गया और पॉकेट जजेस लगाकर पूरी अदालतों को बदमाशी, बंदूक और डंडे के जोर पर अपने नीचे ले लिया गया। जहां जहां कोई आजाद मंश जज था वो भले जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी या जस्टिस इजाजुल एहसन की शक्ल में सुप्रीम कोर्ट में हो, उनसे ज़बरदस्ती बंदूक की नोक पर इस्तीफे ले लिए, या अगर जस्टिस शहजाद मलिक लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उन्होंने अगर खड़े होने की कोशिश की तो उनकी बेटी पर झूठा जाली कत्ल का मुकदमा बना दिया और उन्हें भी वहां से उठाकर सुप्रीम कोर्ट में नुक्कड़ में लगा दिया। उसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के साथ क्या किया गया, 7 जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी, उनको चीफ जस्टिस ना बनाने के लिए जस्टिस सरफराज डोगर को लाहौर से मूव करके इस्लामाबाद में चीफ जस्टिस बना दिया गया। मतलब कि पूरी अदलिया के ऊपर बदमाशी के साथ, डंडे के साथ, जोर जबरदस्ती तुन के रखा और कब्जा कर लिया गया। अब फैसला किया गया है नई स्ट्रेटजी का, और नई स्ट्रेटजी भी वही है कि हाफिज जी तुन के रखो। और वो स्ट्रेटजी ये है कि अब अपनी मर्जी के ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनको तरक्की देनी है। खैर ये तो नया काम नहीं है, पहले भी ये करते रहे, लेकिन इस दफ़ा एक नया काम किया है। एक नोटिफिकेशन हमारे हाथ लगा है जो आपके साथ शेयर करेंगे। अब ये काम किया गया है कि जो अपने ब्यूरोक्रेट्स नहीं हैं उनको हमेशा के लिए फारिग भी करना है, ताकि वो कभी भी इस सिस्टम का किसी तरह से भी हिस्सा ना हो और वो किसी भी तरह से इनके एहतसाब में ना कभी कोई गवाही दे सकें और ना ही अपने फ़राइज़ आने वाले वक्त में अंजाम दे सकें। मतलब कि पूरे का पूरा जो सिस्टम है उसको मुकम्मल बंदूक, बदमाशी, पैसा, करप्शन के जोर पर कब्जे में करना है। ये वो अलीट है, अशराफिया है, जिनके हाथ मिले हुए हैं चौधरी निजामुद्दीन के साथ और वो मिलकर ये गेम डाल रहे हैं। आगे चलते हैं, ये नोटिफिकेशन तो आपके सामने रखते हैं, लेकिन इससे पहले ये बता दें कि एक हाई पावर्ड बोर्ड बनाया गया जिसका काम था ग्रेड 21 से ग्रेड 22 में, जो टॉप का ग्रेड होता है ब्यूरोक्रेट्स के लिए, उसमें उनकी तरक्कियां करना। अब ज़रा बोर्ड की साख देखिए। उसके अंदर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, उसके अंदर बिलावल जरदारी, ताकि एक तरफ जरदारी भुट्टो ख़ानदान अपनी मर्ज़ी के ब्यूरोक्रेट चुने तो दूसरी तरफ शरीफ ख़ानदान चुने, और तीसरा मेंबर उसके अंदर बोर्ड के अंदर जो रखा गया वो वज़ीर आज़म के अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जो असल में खुद तरक्की के ख्वाह हैं या एक उसके अंदर उम्मीदवार हैं 21 से 22 में जाने वाले। तो आप यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को भी देख सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये बोर्ड बनाया गया और फिर बहुत सारे ऐसे ब्यूरोक्रेट, नाम तो बहुत सारे हैं, आपके सामने भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को तरक्की दी गई है जो अमूमी तौर पर शरीफ खानदान के घर के ब्यूरोक्रेट्स समझे जाते हैं। जैसे कि आजकल जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब हैं जाहिद अख्तर जमा, और उसके साथ साथ नबील अवान और बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स जो हैं जो इनके अपने घर के ब्यूरोक्रेट समझे जाते हैं, उनको तरक्कियां दी गई हैं ग्रेड 21 से 22 में। अच्छा चलें, ये पहले भी करते थे, अपनी मर्जी के अपने हाथ के ब्यूरोक्रेट्स को तरक्की देते थे, लगाते थे और उनको आशीर्वाद देकर रखते थे और उनके साथ मिलके करप्शन करते थे, उनको भी खिलाते थे, खुद भी खाते थे। लेकिन इस बार एक मुख्तलिफ काम किया। अब ये ज़रा नोटिफिकेशन देखिए जो आपको दिखा रहे हैं। ये एक नई पख लगाई गई है अब पाकिस्तान के रूल्स ऑफ बिजनेस को, या जो भी आपने कहना है उनको, और नोटिफिकेशन किया गया है कि ग्रेड 21 के ऐसे अफसरान जो 2 दफ़ा बोर्ड में जिनका केस चला जाए ग्रेड 22 में जाने के लिए कंसिडर होने के लिए, और दोनों दफ़ा उनको तरक्की ना दी जा सके, तो ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को हमेशा के लिए फारिग कर दिया जाएगा। मतलब कि उनको फिर ग्रेड 22 के लिए कभी भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये तो था वो अहवाल, ये तो था वो सिस्टम जो अब नए सिरे से जिसके ऊपर कैप्चर करने के लिए शरीफ खानदान ने एक भारी वारदात की है।
अब जितने भी ऐसे ब्यूरोक्रेट होंगे जो इनके सामने सरनगू नहीं होंगे, उन्हें ये खुद से ग्रेड 22 में लेके जाने के लिए खुद से बोर्ड में लेके जाएंगे। जी हाँ, उन्हें खुद से कंसिडर करेंगे पहले बोर्ड में, और उसके बाद उन्हें तरक्की नहीं देंगे और दोनों चांस उनके पूरे कर देंगे ताकि आइंदा उनको कभी तरक्की ना मिल सके और वो वक्त से पहले ही रिटायर होकर घर चले जाएं, या खुद रिटायरमेंट ले लें या अर्ली छोड़ दें, या देखें जो भी होता है। अगर उनके जूनियर्स उनसे ऊपर चले जाएंगे तो उनमें अगर कुछ लोग जो एथिक्स वाले होंगे या इंटेग्रिटी वाले होंगे वो तो रिटायरमेंट लेके फिर घर चले जाएंगे। तो ये एक नई कार्रवाई की गई है। जुडिशरी तो आपको पता ही है, हमने कब्जे में कर ली, वकला भी हमने कब्जे में की है, जितनी भी बार्स हैं उनको ख़रीदा गया है। हाल ही में मरियम साहबा ने जो 60 पेजेस की एडवर्टाइजिंग दी है उसके अंदर उन्होंने ये भी बताया कि बार्स को उन्होंने कितना पैसा दिया है, उन्होंने ये भी बताया कि कितने मिलियन कितने करोड़ों रुपए बार्स को दिए हैं, फिर ये भी बताया कि जर्नलिस्टों को कितने प्लॉट्स दिए हैं। तो जर्नलिस्ट भी हाथ में, वकील भी हाथ में, जज अपने और ब्यूरोक्रेट्स भी अब अपने ही, और जो पराए हैं वो हमेशा के लिए फारिग या जो अपने नहीं हैं, और क्रिकेटर भी अपने। अब तो आपने क्रिकेट की जो सिलेक्शन होती है उसको भी देख लिया है। कल ही की वीडियो है कि हारिस रऊफ जो है वो कौमी असम्बली में मारे मारे फिर रहे थे ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को मिलने के लिए। अब क्रिकेटर्स को भी पता है कि सिलेक्शन असल में कहाँ होती है। तो क्रिकेटर्स भी अपने, एक्टर्स भी अपने। आप देखेंगे तो बहुत सारे एक्टर्स भी बैक एंड पे, वैसे तो चौधरी निज़ामुद्दीन साहब ड्रामे भी अपने ही बनाते हैं, तो बहुत सारे खातून और मर्द जो एक्टर्स हैं उनको भी पता है कि काम कहाँ से मिलना है, इसलिए वो भी जनाब का ही इकबाल बुलंद करते हैं। तो जो एक्टर्स हैं वो भी अपने, कॉमेडियन भी अपने, और पता नहीं किस किस को इस वक्त हमने हायर कर रखा है, यहाँ तक कि मौलवियों को भी हायर कर रखा है। आजकल कोई एक वो मौलवियों के अंदर एक शुरली किस्म के मौलवी हैं जो अपने आप को मौलवी कहते हैं, तो नहीं, मौलवी तो जो होते हैं आपको पता है वो तो अल्लाह के नेक लोग होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, मज़हब की तलकीन करते हैं, सभी लोग उनका एहतराम करते हैं, हम भी करते हैं। लेकिन ये जो बीच में शुरलियाँ हैं, जैसे कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जैसी, जो मैं यही कहूँगा कि कोई 2-4 अक्षर पढ़ के अपने आप को आलम दीन डिक्लेयर कर देते हैं, पता उन्हें अपना भी नहीं होता किसी और का क्या होना है, तो उनको भी आजकल चौधरी साहब ने लॉन्च किया हुआ है। तो चौधरी साहब ने सभी को भर्ती कर रखा है, कोई ऐसा शोबा नहीं है जहाँ पर चौधरी साहब ने अपनी भर्ती नहीं कर रखी। और अब ये एक शरीफ ख़ानदान के साथ मिलकर नई पेशकश है, देखते हैं इसका पाकिस्तान को क्या नुकसान होता है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर ये है कि अमेरिका और पाकिस्तान को मिलकर अफ़गानिस्तान से असलहा निकालना चाहिए। जी हाँ, अमेरिकी असला जो है उसके ज़खायर अब हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहे हैं। ये आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री, उनके उस्ताद मोहतरम सेनेटर इरफान सदीकी साहब फरमा रहे हैं। यहाँ पे शायर ये कह रहा है कि मैनू डॉलर वखा मेरा मूड बने। यहाँ पर शायर जो है वो सदर ट्रंप की स्ट्रेटजी को भांप रहा है, देख रहा है कि सदर ट्रंप जो है वो एक किस्म की अवामी नब्ज़ पर हाथ रखे हुए हैं और ऐसी पॉलिसी अपनाना चाहते हैं जो अवाम में बहुत मकबूल हो, ज़ोरों पर हो। और अमेरिका में इस बात के ऊपर बड़ा कंसर्न है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान जब अमेरिकी फ़ौज का इनखला हुआ तो अरबों रुपए का असलहा अमेरिकी फ़ौज पीछे छोड़ आई, जो अब तालिबान के हाथ लग गया है, दहशतगर्दों के हाथ लग गया। और सदर ट्रंप ने अपनी इलेक्शन कैंपेन में बार बार कहा कि मैं चाहूँगा कि मैं उस असले को वापस लेके आऊँ, हालांकि उसमें से ज़्यादातर असला बिक चुका होगा। मेरे पास इत्तलात हैं कि अफ़गानिस्तान नहीं, कई और मुल्कों के लोग वहाँ से वो असला ख़रीद कर पहले ही ले जा चुके हैं। ये मुझे बहुत सारे सहाफ़ियों ने ऑफ द रैकेट जो है वो बताया, और बल्कि एक तो ऐसी शख्सियत भी हैं जो इस सारे काम के प्रिवी हैं, उन्होंने भी मुझे बताया कि उन्हें भी इस बात का पता है कि बहुत सारे लोग वहाँ से असला ख़रीद कर ले जा चुके। तो असला तो क्या वापस आना है, लेकिन अब ये एक सोरिंग पॉइंट है जिसको स्कोर करना चाहती है पाकिस्तानी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री जनरल्स, कि किसी तरीके से ट्रंप को बहला फुसला के अब इस हिम्मत लाया जाए कि आपका असला हम निकाल के देते हैं, आइए मिलकर वहाँ दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करें और वहाँ से असलहा भी निकालें। तो एक ये नया मामला जो है वो ये चल निकला है, देखते हैं कि अब मामला किस तरफ जाएगा। उसके साथ साथ आप में से बहुत सारे ये सवाल पूछ रहे हैं कि सदर ट्रंप ने, क्योंकि मैंने 2-3 व्लॉग्स में इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, जो सदर ट्रंप ने शुक्रिया अदा किया, लेकिन उसके बावजूद तशनगी है आप सबके जहनों में, और होनी भी चाहिए, मैं समझ सकता हूँ। और आप सबके जहनों में तशनगी ये है कि अब आगे क्या होगा,
क्या सदर ट्रंप का बहुत अच्छा रिलेशनशिप हो जाएगा? क्योंकि जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं अमेरिका में, वो तो निजी मुलाकातों में ये कह रहे हैं कि साड़ी गल हो गई है, अब सत्ते खैरे हैं और अब हम फड़का के रख देंगे हर चीज़, और हमारी सदर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मुकम्मल बातचीत हो गई है। मेरी इत्तलात है कि ऐसा नहीं है, ऐसी कोई अभी बातचीत नहीं हुई, और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बहुत गौर से जो उनके खित्ते के अंदर इंटरेस्ट हैं उनका जायज़ा ले रही है। जो उनका हक है, हर मुल्क का हक होता है, वो अपने फॉरेन पॉलिसी के अंदर अपने जो इंटरेस्ट हैं उनका जायज़ा लेते हैं और ऐसी पॉलिसी बनाते हैं जो उनके मुल्क के बेस्ट इंटरेस्ट में है। इस वक्त वो पाकिस्तान के मामले पर वही कर रहे हैं, और क्योंकि बड़े बड़े मामला को वो हैंडल कर रहे हैं, लाइक यूक्रेन का मामला जो उनके लिए बहुत अहम है, कनाडा मैक्सिको के टैरिफ्स का मामला, यूरोप और नेटो के मामलात, और फिर चाइना और हिंदुस्तान के साथ टैरिफ्स के मामलात, इनको सदर ट्रंप अभी इस वक्त देख रहे हैं। उसके बाद जाहिर है पाकिस्तान की तरफ भी आएंगे, और अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ इसी सिलसिले में। जब कल एक पाकिस्तानी सहाफ़ी ने स्टेट डिपार्टमेंट में ये सवाल पूछा, जिसमें उन्होंने इमरान खान के बारे में भी सवाल पूछा, तो जो तर्जमान थे उन्होंने जवाब देने से गुरेज किया और आगे निकल लिए। सिर्फ उन्होंने जो सदर ट्रंप ने शुक्रिया अदा किया था उतने हिस्से को दोहराया और उसका जवाब दिया। लेकिन मैं सिर्फ आपको एक बात बता दूं कि आप अब से 2 महीने पीछे चले जाइए। 20 जनवरी, अभी 2 महीने भी नहीं हुए, आप पौने 2 महीने पीछे चले जाइए, तो जो अमेरिका का सदर था, क्या वो पाकिस्तानी कौम की उमंगों के मुताबिक सोच रहे थे? नहीं। तो क्या उस वक्त आपने अपनी जदोजहद ख़त्म कर दी थी? आप अगर आज सदर ट्रंप, फॉर एग्जांपल अज्यूम कर लें 1 मिनट के लिए कि सदर ट्रंप जो है वो जमहूरियत के साथ ना खड़ा होने का अज्यूम कर लेते हैं, फैसला करते हैं, और वो फैसला करते हैं कि उन्होंने मिलिट्री डिक्टेटरशिप के साथ खड़े होना है, तो क्या इससे पहले जो अमेरिकी सदर थे वो जमहूरियत के साथ खड़े थे? नहीं खड़े थे ना। तो क्या उस वक्त आपने मुकाबला किया या नहीं? क्या आप डट के खड़े रहे या नहीं? क्या आप लोगों ने 8 फरवरी को अमेरिकी सदर बाइडन की पूरी पुष्टपनाही, यहाँ तक कि उन्होंने कोई तकरीबन 15 से 20 मिलियन डॉलर भी दिए यूएस एड के थ्रू पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन को, पूरी पुष्टपनाही के बावजूद क्या आप डट कर खड़े हुए और आपने मुकाबला किया या नहीं किया? तो अभी भी आप करेंगे, इसलिए दिल छोटा नहीं करते। बड़ी बड़ी जंगों में मोड़ आते हैं, आप हाईवे पे भी सफ़र करते हैं तो मोड़ आते हैं, कई मोड़ इतने ख़तरनाक होते हैं कि आपको लगता है सड़क ही ख़त्म हो गई है, लेकिन सड़क होती है और कई दफ़ा डाइवर्जन आ जाती है, आपको टूटी हुई सड़क पर भी सफ़र करना पड़ता है। हौसला रखिए, दिस इज़ अ लॉन्ग हॉल, लंबी गेम है, इसको आपने लड़ना है। अगर इसको शॉर्ट करना है तो वो तो 1 दिन का काम है, असूलों के ऊपर समझौता करना है। इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ की तरह डील करनी है और चंद घंटों के अंदर ये सब कुछ ख़त्म हो जाना है। अगर असूलों पे खड़े होना है तो फिर ये प्रेशर लेना पड़ेगा, ये कुर्बानी देनी पड़ेगी कि ये सारे का सारा मामला लंबा भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है, किसी को नहीं पता अभी ये मामला किस तरफ जाए। इसलिए बिल्कुल अपनी ख्वाहिशों के और अपनी बेचैनी के दोनों घोड़े थाम कर रखिए। जो भी नतीजा निकलेगा, इन एनी केस आपने अपने राइट्स के लिए लड़ना है। मुझे अभी कोई भी परेशानी की बात इस वक्त नज़र नहीं आ रही। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो पाकिस्तानी चौधरी निज़ामुद्दीन हैं उनके लिए मसाइल जो हैं वो मुझे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अब की तरफ चलते हैं। अफ़गानिस्तान के जो तर्जुमान हैं, इस्लामी अमारात के तर्जुमान हैं, जो अफ़गानिस्तान की हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि बलूचिस्तान में आईसिस का तरबियती मरकज़ कायम किया गया है जो पाकिस्तानी फ़ौज की मदद से काम कर रहा है। लें जी, साड़ी गल हो गई है। एक तरफ से हम कहते हैं कि जो अमेरिका का असलहा वहाँ रह गया था वो दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे हैं और हम पर इस्तेमाल कर रहे हैं, हालांकि सबको पता है कि वो असलहा ज़ाहिर है तालिबान के पास होगा जिन्होंने हुकूमत टेक ओवर की है, लेकिन हम कह रहे हैं कि वो दहशतगर्दों के पास चला गया है। अब वो कह रहे हैं कि आप आईएसआईएस का मरकज़ चला रहे हैं और वहाँ से दहशतगर्दी आप करवा रहे हैं। तो गल बन गई, बस जंग का माहौल जो है बन गया। दोनों तरफ से बयानात आपने सुन लिए हैं और शायद यही हमारी तरफ से बहुत सारे लोग प्लानिंग कर रहे हों कि मामलात इससे मत जाएं, या पूरी दुनिया में लोग प्लान कर रहे होंगे कि मामलात इससे मत जाएं कि अब हिंदुस्तान के साथ हमारे जो मामलात थे ही थे, ईरान के साथ जो हमारे मामलात थे ही थे, चाइना के साथ जो हमारे मामलात बलूच लिबरेशन आर्मी वगैरह ने दहशतगर्दी करके जो मामलात करवा दिए वो थे ही थे। अफ़गानिस्तान एक रह गया था बॉर्डर, उस पर भी अब काम जो है वो शुरू कर दिए जाएं। अगली खबर, आर्मी चीफ जनाब जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री ने कहा है कि बन्नू में होने वाले घनौने हमले के मंसूबा साजों
और सहूलतकारों को कटहरे में लाया जाएगा, जबकि मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की आवाम के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती को यकीनी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उनकी स्टेटमेंट के बाद अगली खबर आपके सामने जो मैं रखूंगा, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वाकई दिन रात काम हो रहा है। जी हाँ, वो काम ये हो रहा है कि अब इस्लामाबाद के आईजी और एफआईए ने एक जेआईटी बनाई है, जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम लीडरशिप, जी हाँ आलमोस्ट तमाम, या आप ये कह लें 60 से 70% लीडरशिप, और उसके साथ साथ सोशल मीडिया के जितने भी हमारे नामी ग्रामी एक्टिविस्ट हैं या वर्कर्स हैं, उनको अब नोटिसेस जारी कर दिए हैं कि वो जेआईटी के अंदर अपीयर हों। मुझे भी अब मैंने जो नाम देखा है प्रेस रिलीज में, उसमें तो ये लगता है कि मेरे नाम पर भी नोटिस है, क्योंकि ये जो प्रेस रिलीज है ये आईएसपीआर भेज रहा है पाकिस्तान के डिफरेंट मीडिया ग्रुप्स को कि इसको टेलीविज़न पर प्रमोट कीजिए, और उस लिस्ट में मेरा नाम भी है, उसमें बाकी भी अकाबरीन का नाम है, और इन सब को अब ये कहा गया है कि आप आइए और अपीयर होइए जेआईटी के सामने, मतलब कि तहरीक इंसाफ को एक और अदालती कार्रवाई या इन्वेस्टिगेशन में, और इनके ऊपर जो इल्ज़ाम क्या है कि आपने फ़ौज मुखालिफ, रियासत मुखालिफ बयानिया जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर प्रमोट किया है। ये अब नई स्ट्रेटजी है, शायद वही है जो आर्मी चीफ साहब ने कहा है कि कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, तो मेरा ख्याल कोई कसर भी ना छोड़ने का फैसला किया गया है। अगली बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ से जब रिपोर्टर्स ने पूछा कि आप ज़रा जनरल बाजवा से पूछिए कि ये पाकिस्तान में दहशतगर्दों को किसने बसाया, कहते हैं ना तालिबान को उधर से ला के इधर बसाया, जिससे दहशतगर्दी हुई, तो किसने बसाया, तो आप जनरल बाजवा से पूछें। तो आगे से आपके वज़ीर दिफा भले फॉर्म 47 के हैं, ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हम बाजवा साहब से नहीं पूछ सकते, कुछ वजूहात हैं जिनकी वजह से हमारे पर जलते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सहाफ़ियों को कहते हैं कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जनरल बाजवा से पूछें। साथ ही दूसरे सांस में कहते हैं कि हाँ, लेकिन मैं ये तकाजा करूंगा कि जनरल फैज़ हमीद जो हैं इस वक्त मिलिट्री कस्टडी में हैं, तो उनसे ज़रूर पूछा जाए ये सवाल, मतलब कि जनरल फैज़ हमीद जो मुताहिद थे उनसे पूछा जाए, लेकिन जो बॉस था उससे ना पूछा जाए, और अपने मुंह से कह रहे हैं कि हमारे पर जलते हैं, हम ये नहीं पूछ सकते। अब मैंने आपके सामने पहली खबर रखी थी कि अपने जजेस और अपने ब्यूरोक्रेट्स, तो अब जब ऊपर करप्शन होती है ना, तो हर छोटे छोटे चौधरी निज़ामुद्दीन हर जगह पर पैदा होते हैं। तो जब ऊपर ये पता चला कि चौधरी निज़ामुद्दीन चाहते हैं अपने जजेस हों, तो जजेस ने सोचा कि हमारा अमला भी अपना ही हो, तो लाहौर से ट्रांसफ़र होने वाले जो जजेस हैं वो साथ, जाहिर है उसमें जस्टिस जो सरफराज डोगर है वही लाहौर से ट्रांसफ़र होकर आए हैं, तो उन्हीं की बात हो रही है, नाम मीडिया नहीं, हाई कोर्ट के अंदर। अब जस्टिस बाबर सत्तार साहब को ये शिकायत मिली कि उनका जो अमला है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये रवाज वैसे नहीं था, मैं खुद भी जानता हूँ, जब भी लाहौर हाई कोर्ट में कभी भी गए और वहाँ पर किसी भी मुकदमे में पेश हुए, कोई भी रिलीफ मिला, जमानत मिली या कुछ भी, तो अदालती अमला आलमोस्ट जज साहब के सामने, जी हाँ आलमोस्ट जज साहब के सामने आपसे सीधा सीधा मिठाई के पैसे मांगता है, और अगर आप ना दें तो अगली दफ़ा जब आपका मुकदमा लगता है तो फिर उसमें आपके लिए मुश्किलात दरपेश आती हैं। तो लाहौर में तो ये सिक्का राइजुल वक्त है कि अगर आपको रिलीफ मिला है तो आपको वहाँ 10-20 हज़ार रुपया जो है, या जितने भी पैसे, जितने भी आप साहिब सरवत हों, जितने पैसे भी हैं, वो अदालती अमले को आपको मिठाई की शक्ल में देने पड़ने हैं। अब ये टेक्नोलॉजी, आपको पता हर मुल्क टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करता है। अब जब आप जस्टिस सरफराज डोगर साहब को लाहौर हाई कोर्ट से लाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस बनने के लिए, तो वो साथ टेक्नोलॉजी भी तो ट्रांसफ़र करेंगे, तो उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट की टेक्नोलॉजी साथ ट्रांसफ़र की है, और जो टेक्नोलॉजी उन्होंने ट्रांसफ़र की है वो ये है कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अब जो नया अमला आया है लाहौर से, वो केस के बाद सीधा ही मिठाई मांगता है। इस्लामाबाद के लोगों के लिए ये थोड़ा सा शॉकिंग था, उन्होंने जाके जस्टिस बाबर सत्तार से शिकायत की, और अब इसके ऊपर रजिस्ट्रार को ख़त लिखा गया है और इंक्वायरी हो रही है। लेकिन मैं आपको आज ही बता देता हूँ, इंशाल्लाह ये मैंने हज़राए तफन्नन इनको कहा है, आप देखेंगे कि अगले 6 महीने के अंदर इन सब को मिठाई देने और मिठाई मांगने की आदत पड़ जाएगी, और बहुत ही इफ़ेक्टिवली लाहौर वाली टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद में ट्रांसफ़र हो जाएगी, जिसकी बुनियाद जनाब जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने रख दी है। ख़बरें और भी थीं, लेकिन जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट खबर कि ओन अब्बास बप्पी, उनको बहावलपुर पुलिस ने उनके घर से तोड़ फोड़ करने के बाद, बदमाशी करने के बाद गिरफ्तार किया है,
और मुकदमा उन पर क्या दर्ज किया है कि वो हिरण का शिकार कर रहे थे। अभी चंद दिन पहले आपने सुना था कि पता नहीं कितने लाख लेकर, शायद $3 लाख लेकर मारखोर का शिकार एक रूसी जो शिकारी थे उनसे करवाया गया है। लेकिन एक सेनेटर ओन अब्बास बप्पी पर गालिबन जाली झूठा मुकदमा दर्ज किया गया हिरण के शिकार का, और उनको उनके घर से उठा लिया। जाहिर है सियासी नोयत का ये मुकदमा है और उनको ब्लैकमेल करने के लिए किया गया है, जिसकी हम मजम्मत करते हैं। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।